बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, लाइफ लाउंज में डॉक्टर इदरीस आपको वेलकम करता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा अहम मौजू है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही गेस्ट का इंतखाब किया था ताकि हमें बात करने के लिए कुछ टाइम भी मिल जाए और हमारी बातें जो हैं वो अधूरी ना रह जाएं, क्योंकि प्रोग्राम में टाइम की कमी की वजह से बहुत सारे मसाइल स्पेशली जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं वो पूरे नहीं कर पाए जाते, तो फिर उसी टॉपिक पे बार बार प्रोग्राम करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही गेस्ट को बुलाया और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सीपी चाइल्ड सेरिब्रल पाल्सी जो बच्चों में हो जाती है। एक बड़ा इतना बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन एक मरज़ ऐसा है जिसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स या उसके जो प्रॉब्लम्स बाद की लाइफ पे पड़ती हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं और बड़ी ड्रास्टिक होती हैं। उनको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, सीपी चाइल्ड में उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है और क्या क्या ऑप्शंस हम ऑफ़र करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और दूसरा, जैसा कि आपको मेरे प्रोग्राम के फॉर्मेट का पता है कि मैं स्किन का एक टॉपिक लेता हूं और उस पे बात होती है। आज मैंने वो जो सेलेक्ट किया है वो है एलर्जीज़। आज सिर्फ हम स्किन की एलर्जी नहीं, हम ओवरऑल एलर्जीज़ पे बात करेंगे कि एलर्जीज़ क्या हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम देखा यही गया है कि एलर्जी की सिम्टम स्किन पे आती हैं तो समझा ये जाता है कि ये सिर्फ स्किन ही की प्रॉब्लम है। एलर्जी में और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे कि एलर्जी क्या होती है, इंटॉलरेंस क्या होती है और सेंसिटिविटी क्या होती है। तो मैं अपने प्रोग्राम के गेस्ट का आपसे तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान आरफ बरियार, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आज इनसे पूछेंगे कि थोड़ा सा ओवरव्यू हमें बताएं कि सीपी या सेरिब्रल पाल्सी क्यों होती है और अगर किसी को हो जाती है तो फिजियोथेरेपी में हमारे पास ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और हम बच्चों को किस तरह से उनकी हेल्प की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब जी वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब बताइए, सीपी सेरिब्रल पाल्सी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब से लेके कब तक ये होती है और इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सीपी चाइल्ड जो है सेरिब्रल पाल्सी, अगर हम बात करें तो इसकी मेन जो इफ़ेक्ट है वो होता क्या है। हमारा जो साइड का होता है ना, मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब हमारा जो वो प्रॉपर वर्क करना छोड़ देता है, मतलब ड्यू टू ब्रेन इंजरी। टांग जो है, हाँ जी, एक साइड की या दोनों साइड? वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप है। इसमें टाइप्स भी हो सकती हैं और ओवरऑल जो है ना लेके जाता है फिर मतलब। तो आपकी बात काट रहा हूँ यूनाज़, मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि सीपी चाइल्ड या सेरिब्रल पाल्सी की सिम्टम्स भी आलमोस्ट वैसी ही होती हैं जैसी बड़ों में स्ट्रोक की या फालिज की होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बड़ों में जो फालिज की प्रॉब्लम्स होती हैं या देखने में, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आसानी होगी समझने में बच्चों में, क्योंकि सीपी को थोड़ा ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, यही यूज़ होता है। तो फालिज चूँकि बड़ों में बहुत सारे ऑलमोस्ट हर घर ने देखा हुआ होता है कि किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को बड़ी उम्र में जब फालिज होता है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऑलमोस्ट उसी से मिलती जुलती सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चों में होती हैं। तो उन सिम्टम्स को जो रीज़न है वो सेरिब्रल पाल्सी कहा जाता है, जिसको सीपी चाइल्ड कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो इसकी बेसिकली होने की वजूहात जो है वो तीन तरह की हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब इसमें डिलीवरी से पहले, मतलब ड्यूरिंग आपने प्रेगनेंसी के दौरान मदर की कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर ड्यूरिंग डिलीवरी कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं उसमें हो सकता है। उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड में हो सकता है, मतलब 4 से 5 साल की एज से पहले अगर कोई ब्रेन में इंजरी आती है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब जब ये हो गया, इसकी 3 रीज़न्स हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली जो प्रेगनेंसी है या डिलीवरी से पहले का टाइम है उसमें वालदा को या माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपनी खुराक का, क्योंकि उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपरली आप गायनेकोलॉजिस्ट को टाइमली दिखा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको उसी हिसाब से गाइड करते रहते हैं और ब्लड टेस्ट और बाकी की चीज़ें देख के वो देख लेते हैं कि उसमें कोई डेफिशिएंसी है या नहीं है। अब जो ड्यूरिंग डिलीवरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसी रीज़न्स होती हैं जिनको अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि चूँकि डॉक्टर्स आमतौर पे एक्सपर्ट होते हैं, इसमें भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि बेहतर है कि आप डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से ही करवाएं,
ताकि जो कॉम्प्लिकेशन सीपी के अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो कॉम्प्लिकेशन मिनिमम की जा सकती हैं उससे। और इसके बाद ये है कि जब बच्चे की लाइफ का पहले कुछ साल हैं 4 से 5 जैसे आपने कहा, तो उसमें बच्चे गिरते भी हैं, बच्चों को चोटें भी लगती हैं, तो उसमें कोशिश की जाए कि बच्चों को मॉनिटर प्रॉपरली किया जाए और उनकी जो इंजरी प्रोन स्ट्रक्चर होता है या जिससे गिर के चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको अवॉइड किया जाए। उसके लिए बहुत सारे होते हैं, जैसे आप सीढ़ियों को कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं ताकि बच्चा सीढ़ियों से नहीं गिरे, और इसी तरह से बेड के साथ आप कारपेट डाल देते हैं, या इस तरह के अगर बच्चा गिरे भी तो उसको इंजरी कम से कम हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि उसको सीपी हो गया है। अब जब सीपी हो जाता है तो उसमें सिम्टम्स थोड़ी सी बता दें कि किस किस तरह से उसको डायग्नोज किया जाएगा और क्या क्या सिम्टम्स होंगी। इसकी मतलब हम टाइप्स के हिसाब से देखेंगे ना कि इंजरी जो हर ब्रेन का जो पार्ट है ना वो अपना प्रॉपर एक साइन एंड सिम्टम शो करेगा। ठीक है, अगर उसके स्पेसिफिक किस्म की आई है, मतलब वो ब्रेन में कोई डैमेज आया, बेजल गैंग्लिया की एरिया में वहाँ पे कोई इम्पैक्ट आया, उसकी वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक एक टाइप है जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, वो मोर देन 80 to 90% जो हमारे पास सीपी के पेशेंट आते हैं वो उसी टाइप में फॉल करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, प्रॉपर जो है हमारा मतलब कोई भी काम हम नहीं कर सकते, हाथ वगैरह हम हिला नहीं सकते, वो काफ़ी स्पैज़म में चले जाते हैं मसल्स में सारे। ठीक, उसके अलावा दूसरी टाइप जो है वो उसमें ये होगा कि इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आएंगी, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा अपनी मूवमेंट्स को, वो विदाउट मेरे कंट्रोल के वो हिलना शुरू हो जाएगा मेरा हाथ जो है वो सर। उसके बाद थर्ड टाइप जो है उसमें शेक की मूवमेंट्स आती हैं। अच्छा, मतलब मेरा फेस है, अगर मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर रहा और वो खुद ही हिल रहा है, शेक की मूवमेंट्स हैं। अब बाजू जो है वो भी मेरे कांप रहे हैं इस तरह की, ये मतलब इस पोजीशन में भी आते हैं। और एक फोर्थ वाली टाइप है, उसमें ये होता है कि तीनों जो है ना एक मिक्स फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि इसमें स्पेसिसिटी भी होगी, इसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी होंगी और इसमें शेकी मूवमेंट्स भी होंगी। ठीक है। स्पेसिसिटी जो आपने कहा, इसका मतलब ये है कि वो मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ जी, इसमें मतलब टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, टोन बहुत, मतलब जो मसल्स हैं वो उस हिसाब से काम नहीं करते। यही जो है ना वो फील्ड है जहाँ से फिर फिजियोथेरेपी का रोल शुरू होता है कि उनकी मूवमेंट्स किस तरह से करनी है और कैसे करनी है और कितनी करनी है और कितनी रेगुलरली करनी है और कब शुरू करनी है और कब तक ये चलती रहनी है। इसी पे आज हमने बात करनी है ज़्यादा, और साथ हम क्योंकि स्ट्रोक की और फालिज की बात हुई तो फिर एंड पे जाके हम फालिज को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि फालिज का जो मरीज़ है उसमें फिजियोथेरेपी का कितना रोल है। अच्छा, अब बताएं कि एज के किस हिस्से में जो है बच्चों की फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल और क्वालिफाइड बंदे से करवानी चाहिए, या कि मदर या ग्रैंड मदर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो घर पे भी उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेज डेवलप की जा सकती हैं? ठीक है सर, इसमें स्टार्टिंग जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स आते हैं ये 3 से 4 मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को कोई इस तरह का हुआ है इंजरी तो उसमें ये स्टार्ट हो जाते हैं, और उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि बंदा जो है ये बच्चा सीबी चाइल्ड में है। तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट किया जाए ना, उसमें मज़ीद जो वर्स होना कंडीशन होती है उसको हम बचा सकते हैं। मतलब उसको अर्ली हम अपनी जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको वो दे देते हैं। ठीक, और इसमें डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि 4 महीने का बच्चा बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उसकी वो किस तरह से बिहेव करेगा, स्पेशली उन पेरेंट्स में जिनका पहला बच्चा हो और वो अगर सिंगल फैमिली भी रह रहे हो तो उनको उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कौन कौन सी सिम्टम्स या कौन कौन सी अलामात ऐसी आएंगी जिनमें पेरेंट्स को देख के थोड़ा सा उनके रेड फ्लैग कह लें या उनको कॉन्शियस होना चाहिए कि हाँ ये जो है ना अब नॉर्मल है, इस सूरत में हमें डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है? ठीक है, एज के हिसाब से हम ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर हर तरह की ना जो मतलब उसमें उसने अडाप्ट करना है, मतलब एज के हिसाब से वो डिलेड हो सकती हैं। मतलब नेक होल्डिंग जो है वो एक प्रॉपर टाइम पे आनी है, उसमें वो नहीं आ रही, लेकिन बच्चा जो बड़ा हो गया तो वो नेक होल्डिंग में नहीं आ रही, नेक जो है वो अभी फिलहाल लटका रहा है उसमें, तो वो भी एक रेड फ्लैग में आता है। उसके अलावा अगर देखें कि हम बच्चा जो है वो बैठने की एज हो चुकी है लेकिन वो बैठ नहीं रहा, तो उसमें भी हम ये देखते हैं, मतलब उसमें कैटेगराइज हम कर लेते हैं कि किस एज फैक्टर में है, ये किस एज कैटेगरी में है और क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं अभी इसको, जो उसमें वो अभी तक डेवलप नहीं कर पाया। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अब ये आपने डेवलपमेंटल डिलेज या माइलस्टोन जब डिले होते हैं तो डेफिनेटली उस वक्त चाहिए पेरेंट्स को कि अगर आपको लगे कि जो बच्चे की एज के हिसाब से अगर वो स्माइल नहीं दे रहा या प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो फिर पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। वो देख के डेफिनेटली उसको डायग्नोज करेंगे और बताएंगे कि किस तरफ को बच्चा जा रहा है और उसकी क्या सिम्टम्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली आपके पास लोग पेशेंट लेके आ जाएं या बच्चे को लेके आ जाएं, या सिर्फ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से ही रेफरल्स आते हैं आपकी तरफ? पीडियाट्रिक्स से भी रेफरल आते हैं, लेकिन आजकल ना लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की ज़्यादा हो गई है। पहले लोगों को नहीं आइडिया होता था कि कहाँ जाना है, लोग हकीमों के पास जा रहे हैं, कोई मतलब इस तरह की दवाई तवीज़ वगैरह करवा रहे हैं, दम दरूद करवा रहे हैं, मतलब इस तरह के लोगों ना थोड़ा ये इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे थे। अच्छा, तो अब इसकी अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को पता है कि हमें इस इशू के लिए किसके पास जाना है, तो वो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ठीक। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था कि क्या सिर्फ फिजियोथेरेपी ही दी जाएगी या कि वो घर पे भी कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो वो उसको ऑफर कर सकते हैं? हम ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं होम में भी, घर का जो प्रॉपर हम बताते हैं कि जी आपने, जाहिर है कि हमारे पास उन्होंने 1 से 2 घंटे के लिए आना है और लंबे अरसे के लिए उन्होंने अपने घर पे रहना है, तो हमने घर के हिसाब से भी उनको बताना है कि आपने बच्चे को किस तरह से लेके चलना है, क्या उसमें वॉकर होगा, सीपी चाइल्ड के लिए वॉकर हम उसको बताते हैं कि इस तरह ये लेके चलना है आपने। उसके लिए प्रॉपर चेयर होती है जो जिसको हम प्रॉपर समझ लें कि एनाटॉमिकल पोजीशन में बच्चे को लेके आते हैं, जिसमें उसकी स्पेसिसिटी वो कम होती है। उसके अलावा हम साइकोलॉजिकल जो सेशन देते हैं, उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी साथ में होता है, मतलब उसमें उठने बैठने का तरीका दिखाते हैं, मतलब वो सारा उसमें, और जो उसकी चीज़ें हैं जो उसमें उसने वो यूज़ करनी है रेगुलर डेली लाइफ में, उन चीज़ों को भी मॉडिफाई करते हैं उसमें उस हिसाब से। ठीक है डॉक्टर साहब, बाहर जो हमारे बाहर के ममालिक हैं उनमें इस तरह ग्रुप्स होते हैं जो एक पेशेंट्स जो क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको बीमारी लंबी चलती है, जैसे डायबिटिक्स हैं या हाइपरटेंसिव हैं या इवन डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं। वो पेशेंट्स को ग्रुप्स के लेवल में बिठाते हैं, उनकी ग्रुप थेरेपी भी करते हैं, उनको बताते हैं उस डिज़ीज़ के बारे में। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ है या कि ये फ्यूचर में हो सकता है ऐसा? अभी फ़िलहाल तो ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ है, लेकिन इंशाल्लाह हो सकता है। ये जैसे जैसे अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है ना, मतलब इसमें इन फ्यूचर हो सकता है इस तरह की ये चीज़ें सारी ना, मतलब सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे आजकल शुरू हो गया काम, इस तरह की अवेयरनेस वगैरह ज़्यादा हो रही है। ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन सभी लोग जो है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो वो खुद भी अपनी जो कंडीशन है ना उस हिसाब से वो सर्च कर लेते हैं। क्योंकि मैं हमेशा से, हमारे लाइफ लाउंज का मोटो भी यही रहा है कि लोगों को अवेयरनेस और एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक पता ही नहीं हो कि क्या प्रॉब्लम है उस वक्त तक उसके सलूशन की तरफ जाता ही नहीं है। सलूशन को या प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करना है वो उसी सूरत में हो सकता है जब पहले आप ये देखें कि असल में मसला है क्या। मसले का पता चलेगा तो उसका सलूशन, उसका जो हल है वो भी सामने आएगा और उसको किया जाएगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस अवेयरनेस की हमने भी यही काम शुरू किया और ये हर लेवल पे होना चाहिए। अपने अपने लेवल पे आपको अगर नज़र आए या कोई आपकी फैमिली में या रिश्तेदारों में या दोस्तों में कोई पेशेंट हो तो उसको बजाय इसके कि ये कहा जाए कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, उसको यही कहा जाए कि हाँ बिल्कुल ये बीमारी है, बहुत सारे लोगों को होती है, तो उसका इलाज भी होता है और वो प्रोफेशनल लोगों तक पहुंचा, वो जाके उनसे देखा जाए और उनसे बात की जाए तो डेफिनेटली उसके जो मॉर्बिडिटीज़ जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, कि उस बीमारी की वजह से जो प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ के साथ और वो हैंडीकैप बनने के चांसेस होते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। और जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं या मसाइल हैं उन मसाइल को भी कम किया जा सकता है। और फिर दूसरा ये होता है कि जो उस फील्ड के प्रोफेशनल हैं वो आपको बताते हैं कि इन सब मसाइल के साथ कैसे जीना है और ज़िंदगी से कितना आप ज़्यादा फ़ायदा और लुत्फ़ उठा सकते हैं उन मसाइल के होते हुए भी। यही स्पोर्ट्स ग्रुप होते हैं बहुत सारे मुल्कों में, तो ऑफिशियली भी होते हैं, यहाँ पे भी हमारे यहाँ अब इसका ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे कुछ ग्रुप्स हैं ऐसे जो स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं और बाकी की जगह पे भी, और गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही हैं कि इसको किस तरह से उन स्पोर्ट्स ग्रुप में जाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एलर्जी पे भी बात करेंगे और सीपी चाइल्ड में किस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं और क्या क्या ऑप्शंस दिए जाते हैं उन पे हम डिटेल से बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप मौजूद हैं लाइफ लाउंज में और हम बात कर रहे हैं एलर्जीज़ पे। नाजरीन, एलर्जीज़ एक बड़ा कॉमन और बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स हैं। आम तौर पे होता क्या है कि हर 4 में से एक बंदा अपनी लाइफ स्पैन में, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एलर्जी से सफ़र ज़रूर करता है, उसको एलर्जी होती है। अब यह है कि एलर्जी से पे बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि एलर्जी, सेंसिटिविटी और इंटॉलरेंस, इनमें फ़र्क क्या होता है। एलर्जी जो है एक्चुअली किसी भी ऐसी चीज़ की जो हमारे बॉडी के बाहर से आती है, बॉडी को कांटेक्ट करती है या हम खाते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम अगर रिएक्ट करता है और उसको वो पसंद नहीं करता और उससे फाइट करता है, दूसरे वर्ड्स में, तो उस फाइट की वजह से जो सिम्टम्स आती हैं उनको हम एलर्जी कहते हैं। नॉर्मली ये आप आसानी से समझाने के लिए स्किन एलर्जी कह लें कि अगर स्किन पे कुछ लगा है तो वो स्किन का पोर्शन रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो वो एलर्जी को तो सब समझते हैं। अब सेंसिटिविटी और दूसरा जो इनटॉलरेंस है, ये भी 2 प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है, इनको भी देखना है, इसलिए ज़रूरी है कि यही लीड करती हैं एलर्जी की तरफ। जो सेंसिटिविटी है वो सिंपल वर्ड्स में अगर उसको ये कहा जाए कि किसी भी चीज़ के, किसी भी जो खाना है या कोई आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं या कोई क्रीम लगा रहे हैं, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसके असरात हैं, वो थोड़े ज़्यादा हों, एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा हो, तो उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। हम कहते हैं कि जैसे आम लैंग्वेज में कहा जाता है ना कि वो बड़ा सेंसिटिव हो रहा है, कि वो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, रूटीन से बढ़ के अगर रिएक्ट करेगी वो चीज़, तो उसको हम सेंसिटिविटी कहेंगे। और इनटॉलरेंस जो है, इनटॉलरेंस का मतलब ये है कि आप अगर कुछ खाते हैं तो आपका बॉडी उसको पसंद नहीं करता, उसको प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट भी नहीं करता, तो वो फिर सिम्टम्स देता है। एग्जिजरेटेड सिम्टम्स हैं, जैसे डायरिया है और इसके अलावा जो वोमिटिंग है, ये कह लें आप गैसेस कह लें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनटॉलरेंस में आती हैं। तो सेंसिटिविटी और इनटॉलरेंस ये एलर्जीज़ में नहीं आती, ये एक सेपरेट पोर्शन होता है और सेपरेट बीमारी की तरफ जाता है और इसकी ट्रीटमेंट भी अलग होती है। अब हम आते हैं एलर्जी। तो एलर्जी का जो चूँकि आजकल सीज़न भी पॉलन्स का आ रहा है, बाहर के मौसम में ये वैसे ही बढ़ जाती है, तो एलर्जी का ये होता है कि ये आपने अगर कुछ खाया है या कोई चीज़ इस्तेमाल की है तो उससे आपका इम्यून सिस्टम फाइट करता है, उसको पसंद नहीं करता, तो ये उसको हम एलर्जी कहते हैं। अब एलर्जी की काजेज़ क्या क्या हैं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एलर्जी की रीज़न्स जो मोस्ट कॉमन है वो सबसे ज़्यादा तो यही पोलन्स ही हैं, जो बाहर के मौसम में फूलों से छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं, ग्रास है, इन सब से जो शुरू में ये नाक को इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि ब्रीदिंग के ज़रिए जाती हैं, और इसके अलावा ये है फीवर की तरफ भी जाती हैं। और इसके अलावा लेटेक्स है, जो रबर जिसको हम कहते हैं, जैसे ग्लव्स पहन के जब काम कर रहे होते हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं अगर आपने जिस्म पे लगाए हैं उनसे, इवन परफ्यूम से अगर आप डायरेक्ट अपने स्किन पे लगाते हैं तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। इसको हम कॉन्टैक्ट एलर्जी कहते हैं। और खाने की एलर्जीज़ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मेडिसिन से भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे एलर्जीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन किसी भी मेडिसिन से कभी भी किसी भी वक्त एलर्जी हो सकती है। मेडिसिन की एलर्जीज़ के बारे में मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल से भी बात करना चाहता था कि मेडिसिन की एलर्जी अगर आपको हो तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उस मेडिसिन का नाम का पता होना चाहिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ या फिजिशियन को दिखाते हैं तो उनको बताएँ कि मुझे इस मेडिसिन से एलर्जी है, ताकि वो आपको वो मेडिसिन लिख के नहीं दे, क्योंकि अगर मेडिसिन की एलर्जी बार बार हो तो वो एनाफाइलैक्सिस की तरफ भी जाती है। एनाफाइलैक्सिस जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो उससे डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और हो भी सकती है। इसलिए एनाफाइलैक्सिस जो है उससे बचने के लिए ये जहन में रखें कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको आप बिल्कुल नहीं, वो मेडिसिन नहीं खाएं। और दूसरा जो है, जब डॉक्टर के पास जाएं तो उसको बताएं कि मुझे इन चीज़ों से एलर्जी है, और जब आपको कोई मेडिसिन लिखी जाएँ तो फिर उसको एक दफ़ा पढ़ भी लें कि उसमें वो कहीं वो मेडिसिन तो नहीं है, ताकि आप उस एनाफाइलैक्सिस से या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बच सकें। इसके अलावा एक और कॉमन चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है वो नट्स हैं।
जैसे पीनट्स हैं, और इसी तरह फ्रूट्स से भी हो जाती है कुछ लोगों को। तो पीनट्स से और इस तरह के फ्रूट्स से अगर एलर्जी हो तो उनको भी अवॉइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब एलर्जी के बाकी की जो रीज़न्स हैं और बाकी के जो इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है, ये हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी हम अपने मेहमान जनाब डॉक्टर आरिफ बरियार की तरफ जाते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आज वो बात कर रहे हैं CP चाइल्ड पे। तो डॉक्टर साहब बताइए कि जो सेरेब्रल पाल्सी का चाइल्ड है, बच्चा है, उसके लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या ऑप्शंस ऑफर करते हैं? CP चाइल्ड हमारे पास अगर बच्चा आ गया तो उससे पहले तो कंडीशन देखते हैं कि वो कंडीशन किस तरह की है। अगर तो वो नेक होल्डिंग नहीं कर रहा तो मेन हमारा फोकस ये होता है कि वो पहले नेक होल्डिंग की तरफ आए, क्योंकि जब तक हम नेक होल्डिंग नहीं लेके आएंगे वो ना तो चल सकेगा ना अपना कोई और काम परफॉर्म कर सकेगा। तो बेसिक हमारा जो एम होता है वो होता है नेक होल्डिंग लेके आना बच्चे की। ठीक है। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट हम गेट ट्रेनिंग और ये सारा उसकी जो स्पेस्टिसिटी है उसको कम करने के लिए जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ करके उसकी मज़ीद हम उसके ऊपर करते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकली भी उसका हम करते हैं कि वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करे, एक्सेप्ट करे कि मैं ये हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ और मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें जो है ना मतलब साइकोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट करती हैं इस बच्चे को। तो वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं करता, मतलब थोड़ा माइंड नहीं कर देता कि वो फील करता है कि मैं लेट हो जाऊँगा या थोड़ा नहीं कर सकता। इसमें वालिदैन का कितना रोल होता है? वालिदैन जो है ज़ाहिर है कि हर वक्त बच्चे के साथ ही रहते हैं, तो उनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से लेके चलना है ये भी सारा। तो पढ़े लिखे वालिदैन जो वो ज़्यादातर फ़ायदेमंद रहता है मतलब बच्चे के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे के लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके चलते हैं इसका, वो जिस तरह भी लेके चलना होता है। लेकिन जो थोड़ा मतलब बैकवर्ड एरिया से हैं जिनको इस चीज़ का अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मसला आता है। लेकिन ये है कि उनको हम अगर हमारी तरफ आ जाएं वो तो हम उनको प्रॉपर्ली गाइड कर देते हैं इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं डेफिनेटली वो अपनी तकलीफ़ शायद बर्दाश्त की जा सकती है, बच्चों की तकलीफ़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पे थोड़ा सा हमारी तरफ से ही कमी होती है। हमसे मुराद हमारे डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स हैं कि अगर उनको प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझाया जाए कि इसके इलाज करने से आपके बच्चे की जो आने वाली लाइफ है उसमें कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो वो फिर उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि देखा ये गया है सिर्फ पूरी दुनिया में, ना सिर्फ हमारे माशरे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के दिल में बच्चों के लिए वो मोहब्बत डाली है कि बच्चों वालिदैन अपने सारे मसाइल सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उनको धूप भी लगे। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी पिछले कल ही एक दोस्त बता रहे थे, मैं आपसे भी शेयर करता चलूँ कि गांव में एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तो उसके वालिद साहब उसके लिए रोटी लेके आते हैं, दोपहर का टाइम होता है, तो साथ उसका बेटा भी होता है, अपने पोते को भी साथ लेके आते हैं। तो वो बेटा धूप में काम कर रहा होता है, तो उसके वालिद साहब कहते हैं पुत्र थोड़ा सा साए में बैठ जाओ, बहुत धूप है। वो जल्दी में होता है, कहता है कि ये मैं काम आज ख़त्म कर लूँ। कहता है अच्छा बाजी मैं बैठता हूँ, मुझे और करने दे काम। और वो करता रहता है। वो 4-5 दफ़ा जब कहते हैं ना, तो उसके बाद वो नहीं सुनता कि अच्छा मैं थोड़ा सा और कर लूँ फिर बैठूँगा। तो वो अपने पोते को धूप में बैठा देते हैं। तो जैसे ही वो पोते को धूप में बैठाते हैं, तो वही बाप जो बेटा है वो उसी वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के आता है, बेटे को उठा के कहता है बाजी आपने ये क्या कर दिया, इतना छोटा सा बच्चा है और आपने इसको धूप में बैठा दिया। तो वो बाजी कहते हैं कि बेटा ये तेरा बेटा था ना, इसलिए तुझे मुश्किल लगी, और तू मेरा बेटा है, मुझे भी पिछले आधे घंटे पौने घंटे से मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि धूप में नहीं बैठो, साए में बैठो, क्योंकि तू मेरा बेटा है और मुझे उतनी ही दर्द हो रही है जितनी तुम्हें इस बच्चे की दर्द हो रही है। तो पेरेंट्स के लिए तो ये बात आप अपने जहन में रखें, जो मेरे नाज़रीन जो बच्चे सुन रहे हैं देख रहे हैं वो भी अपने जहन में रखें कि पेरेंट्स का सिर्फ एक ही वाहिद मोटो होता है कि उनके बच्चे किसी भी तरह से कहीं भी उनको कोई नुकसान ना हो, कहीं पीछे ना रह जाए। और मैं हमेशा अपने बच्चों को भी और बाकी लोगों को भी ये कहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ एक ही हस्ती होती है जो आपको अपने से बेहतर देखना चाहती है, और वो आपका बाप या आपकी माँ है। आपके पेरेंट्स हैं जो आपको अपने से बेहतर देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। नहीं तो बहन भाइयों में भी वो टसल चलती रहती है, वो पीयर कंपटीशन हर किसी में होता है कि मुझे उससे अच्छा होना है, मुझे उससे अच्छा होना है। लेकिन वाहिद ये बाप है जो सीना चौड़ा करके कहता है कि हाँ ये मेरा बेटा है और मैं अगर डॉक्टर नहीं था तो ये डॉक्टर है।
मैं अगर CSP ऑफिसर नहीं था तो ये CSP ऑफिसर है, कि वो वाहिद हस्ती बाप है जो सीना चौड़ा करके फ़ख्र से कहता है कि ये दुनियादारी के हिसाब से मुझसे बेहतर है। अगरचे बच्चे जो हैं जहाँ मर्जी पहुँच जाएँ अपने पेरेंट्स के लिए वो बच्चे ही होते हैं। तो बात यहाँ से चल रही थी कि बैकवर्ड एरिया हो या पढ़े लिखे पेरेंट्स हों या जो भी हो, अगर उनको प्रॉपरली बता दिया जाए कि इस ट्रीटमेंट से या इस प्रोसेस को फॉलो करने से आपके बच्चे में जो मसाइल चल रहे हैं उन पे हम काबू पा सकते हैं और आपका बच्चा कम सफ़र करेगा, तो वो डेफिनेटली आखिरी हद तक जाते हैं। तो नाज़रीन, आइए बात करते हैं एलर्जीज़ की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलर्जीज़ की जो कॉमन रीज़न्स हैं वो मैंने आपको बता दी। केमिकल्स भी बहुत सारे हैं जो केमिकल्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं या यूज़ करते हैं, उनको इस बात का पता होगा कि केमिकल से भी एलर्जी हो जाती हैं। इसी तरह से सोप्स हैं, उनसे एलर्जीज़ हो जाती हैं। बाज़ औक़ात तो कुछ भी ना हो तो सिर्फ सोचने से कि हाँ वो उस चीज़ से मुझे एलर्जी होती है, आप अपने माइंड सेट को उस तरफ लेके जाएं तो उससे भी सिम्टम्स आ सकती हैं। तो वही साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें भी। अब आते हैं एलर्जी की सिम्टम्स क्या होती हैं। सबसे पहली सिम्टम तो वो ये है कि आपको लगेगा ख़ारिश होगी, इचिंग होगी। ख़ारिश सबसे पहले आती है, उसके बाद रैशेज़ आते हैं स्किन पे, रेड कलर के रैशेज़ आते हैं, छोटे छोटे दाने बम्प्स बन जाते हैं। उसके बाद वो जगह गर्म होना शुरू हो जाती है, गर्म लगती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात क्या होता है कि खाने से अगर एलर्जी है, जिसको इंटॉलरेंस से आगे लेके जाएं एलर्जी है, तो वो खाना खाने से आपकी स्किन पे उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, फेस रेड हो जाता है। फिर इसके बाद ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के चांसेस होते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और लगता है कि गला हैवी हो रहा है। अगर ये सिम्टम्स आए ना तो ये एनाफाइलैक्सिस की तरफ जा रही है, जो मैंने पहले आपको बताया कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इस सूरत में पेशेंट्स के पास टाइम बहुत कम होता है कि अगर गला हैवी लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखें सूजना शुरू हो गई हैं और पूरे का पूरा जिस्म जो है वो रेड हो गया है, सुरख हो गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लग रही है, तो उस सिचुएशन में जितनी जल्दी मुमकिन हो आपने दो काम करने हैं। पहला तो ये कि अगर कोई कॉन्टैक्ट एलर्जी है, किसी चीज़ से हो रही है, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। या खाने से हो रही है तो वो खाना वहीं पे छोड़ दें, रोक दें और उसको और फौरी मेडिकल हेल्प लें, क्योंकि एनाफाइलैक्सिस जो मैंने आपको बताया उसके लिए टाइम बहुत कम होता है और अगर टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दी जाए तो मौत वाक़ई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब ये है कि इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। हेडेक हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आपने करना क्या है कि एलर्जी से जो ट्रीटमेंट है उसमें एक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन या सबसे कॉर्नर स्टोन जिस पे ट्रीटमेंट रिलाई करती है कि अवॉइड द एलर्जन। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उससे बचें, उसको अवॉइड करें, ताकि आपको पता हो कि अगर आप वो नहीं लेंगे तो डेफिनेटली एलर्जी नहीं होगी तभी जब आप वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे या स्किन पे लगाएंगे तो वो एलर्जी होगी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं डॉक्टर उस्मान की तरफ और पूछते हैं कि बच्चों में तो हो गया कि CP चाइल्ड है, उसको आपने ट्रीटमेंट देनी है, फिजियोथेरेपी देनी है। ये फिजियोथेरेपी कब तक चलती रहेगी बच्चे की? इसकी थ्रू आउट लाइफ भी हो जाता है, मतलब डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कैसी है। ठीक है। तो ये है कि वो अपने आप को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कर लेता है, मतलब अपने काम जो है रोज़मर्रा के वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। ठीक है। और थोड़ा सा मतलब ये जब एज ज़्यादा हो जाती है उस बच्चे की तो वो फिजियोथेरेपी की उसकी ऐसे फिर ज़रूरत नहीं रहती, वो फिर खुद ही अपने आप को मेंटेन कर सकता है, अपने मतलब प्रॉपर पोस्चर मेंटेन कर सकता है, प्रॉपर जो उसका अपना काम है वो उसको लेके चल सकता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों में मालिश करते हैं मुख्तलिफ ऑयल से और जो CP चाइल्ड है उनको भी डेफिनेटली करते हैं, तो जो मालिश की जाती है उसके कितने बेहतर इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं करनी चाहिए? मालिश से एक इफेक्ट्स भी होते हैं उसके, क्योंकि वहाँ पे ना उस एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। ठीक है। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे नरिशमेंट आएगी थोड़ा सा, मतलब वहाँ पे उस एरिया में वो एरिया फ्रेश हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा हो जाएगा। ठीक। तो उसकी वजह से मसल्स जो हैं वो भी थोड़े रिलैक्स आएंगे, तो रिलैक्समेंट की वजह से फिर ये होगा कि जो भी अगर पेन आ रही है तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो ये तरीकाकार जो है ना वो उसमें डिफरेंट है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से कर दिया तो वो उसमें वो स्पैज़म में जा सकते हैं मसल्स,
मज़ीद जो है वो बिगड़ सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने करवाया किस तरह से, कैसे किया। मतलब ये है कि वालिदैन के लिए मशवरा यही होगा कि आप जब भी फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें, प्लान करें, चैट करें और उनको पूछें कि किस तरह से उनके साथ आप इन्वॉल्व हों और कोशिश करें कि वो आपको बताएं कि आपने इस तरह से जो है घर पे एक्सरसाइजेज करवानी है, क्योंकि वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जितनी ज़्यादा मूवमेंट्स देंगे, जितनी एक्सरसाइज देंगे आप, उतना ही वो बेहतर होगा। और डेफिनेटली जो मालिश है या मसाज है वो भी वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है इन प्रॉब्लम्स में। तो डॉक्टर साहब बच्चों में तो हो गया, इसके अलावा खुराक का भी कोई रोल होता है इसमें? जी, न्यूट्रिशन का सबसे बेस्ट एक रोल है कि अगर आपने डाइट अपनी अच्छी नहीं रखी है तो ज़ाहिर कमज़ोरी होगी, कमज़ोरी की वजह से भी स्पेसिफिसिटी आती है, उसकी वजह से भी। तो अपनी डाइट जो है वो उसको भी हमने फोकस करना होता है। न्यूट्रिशनिस्ट से भी हम प्रॉपर कंसल्ट करवाते हैं साथ में, वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली। ठीक। अब तक की बात से ये तो बात वाज़ेह हुई कि जो CP चाइल्ड है ये काफ़ी कॉमन है और इसका जो अप्रोच है इसकी ट्रीटमेंट की वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपने फिजियो शुरू की और आप फिजियो ही करवाएंगे, आपको रेगुलरली पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाना होगा और साथ न्यूट्रिशनिस्ट को भी दिखाना होगा और साथ स्पीच थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी जो है उनको भी, अगर आप इन सब को अगर साथ लेके चलते हैं तो यकीनन रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारी जो हैंडीकैप इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करके कम भी किया जा सकता है। तो डॉक्टर उस्मान, ये बात तो हो गई कि बच्चों में इसको क्या किया जा सकता है और किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। अब आते हैं बड़ों की तरफ। फालिज की जो रीज़न्स हैं, जो काजेज़ हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो किसी दिन कोई न्यूरोलॉजिस्ट आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे। जो नॉर्मली मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा कि 2-3 रीज़न्स बड़ी कॉमन है जिनकी वजह से फालिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें सबसे पहले तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस जितनी आप कम रखेंगे उतना, स्ट्रेस डायरेक्टली भी इफ़ेक्ट करती है और इसके बाकी के जो है ना कोलेट्रल इफ़ेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, जैसे स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द काज के उससे हेमरेज हो सकती है। इसी तरह से डायबिटीज़ है, जो शुगर है उसको भी देखना है। इसके अलावा आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मोकर्स हैं तो उसमें हो सकता है। इसके अलावा आपका वेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो फैक्टर्स हैं जो सारे मिल के, और कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो तो वो भी लीड करता है जिससे फालिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ को हम लोग कहते हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि बात आगे निकल जाएगी और हम अपने मौजू से हट जाएंगे। तो नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जो फालिज है उसके फिजियोथेरेपी क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उस पर बात करेंगे और साथ ही एलर्जीज़ जो हैं उन पे हमने बात करनी है कि उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमारी बात हो रही थी एलर्जी पे। तो एलर्जी के बारे में बताया कि एलर्जी है क्या, इंटॉलरेंस क्या है और सेंसिटिविटी क्या है और क्यों होती है। इस पे भी हमने डिटेल में बात की। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह से की जाती है। नॉर्मली तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, लेकिन इसके लिए हम ब्लड टेस्ट में एक स्पेसिफिक IgE होते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ उनको हम चेक करते हैं। और इसके अलावा स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं। ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जब आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि किस तरह का है। फिर यह है कि ब्लड के टेस्ट भी होते हैं जिसमें हम फूड एलर्जेंस और इनहेलेंट या हवा में जो है सांस के लिए जिनसे एलर्जी होती है उनको हम देखते हैं। वो पूरी एक प्रोफाइल होती है, उसको किया जा सकता है। तो उससे देख के डायग्नोज किया जा सकता है कि किस चीज़ से एलर्जी है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको देखा जाता है कि क्या क्या ऑप्शंस हम ऑफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर माइल्ड बहुत थोड़ी सिम्टम्स हैं तो उसके लिए तो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हम देते हैं, एंटीहिस्टामीन्स देते हैं जिनको आम ज़ुबान में एंटी एलर्जी टैबलेट्स कहते हैं। तो वो जब ज़रूरत हो, जब लगे कि एलर्जी हो रही है या सिम्टम्स आना शुरू हुई हैं तो
तो उस वक्त एज़ नीडेड या जब ज़रूरत हो उस वक्त ली जाएँ तो उससे बेहतर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं उनमें डीकंजेस्टेंट होते हैं, कुछ नाक के ड्रॉप्स होते हैं और खाने के लिए टैबलेट्स भी होती हैं, उनको लिया जा सकता है। और स्टेरॉइड्स के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि अगर एंटी एलर्जी से या लगाने से, क्रीम्स लगाने से या टॉपिकल मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो फिर स्टेरॉइड्स की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ कि नाज़रीन, जब इचिंग होती है तो इचिंग एक तो एलर्जी से होती है और ड्राइनेस से भी इचिंग होती है, ख़ारिश जो होती है। उस ख़ारिश से बचने के लिए मॉइस्चराइज़र्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की इनटेक, पानी ज़्यादा पिएँ और मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल करें ताकि ड्राइनेस की वजह से एलर्जी नहीं हो, क्योंकि अगर ड्राइनेस की वजह से ख़ारिश करते हैं तो उससे भी एलर्जी बढ़ जाती है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स का डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी नहीं लें। फार्मेसी में अगर आपको कहा भी जाए कि यार ये बड़ी अच्छी गोली है, ये वो डॉक्टर साहब लिखते भी हैं आप ही की तरह के मरीज़ों को, तो आप अगर लेंगे तो उससे हो जाएगा, वो नहीं करें। क्योंकि स्टेरॉइड्स की डोज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी देनी है और कब खाना है और कितने दिन के लिए खाना है। और फिर इसके बाद दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो उसका होता है कि इसको छोड़ना कैसे है। छोड़ने के लिए हम उसको कहते हैं डोज़ टेपरिंग, कि हम उसकी डोज़ स्लोली मिनिमम कम करके तो फिर उसको ख़त्म करते हैं। एकदम से अगर ख़त्म करें तो फिर भी उसके इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसके अलावा और चीज़ जो है जिसको हम डीसेंसिटाइजेशन कहते हैं, उसमें होता यह है कि जिस चीज़ से एलर्जी हो उसको थोड़ी अमाउंट में पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, फिर थोड़ा ज़्यादा। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अंडर सुपरविजन हो, डॉक्टर्स की अंडर सुपरविजन हो तभी है, क्योंकि इससे समटाइम्स अगर एनाफाइलैक्सिस हो तो वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। इसको अंडर सुपरविजन ही करना है। तीसरी चीज़ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर होती है, कि आपने उसको अवॉइड करना है, जिस पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि आपने जो एलर्जी है उसको अवॉइड करना है। जो एलर्जन है, जिससे आपको एलर्जी हो रही है जिस चीज़ से, उसको आपने अवॉइड करना है। और इसके लिए मेरे पेशेंट्स हमेशा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी चीज़ें हम खाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। मैं कहता हूँ कि आप जिस दिन आपको एलर्जी हुई है ना, उस दिन की जो आपकी फूड का है ना, जो आपने खाया उसको लिखें और फिर उसमें से जितनी खाने हैं वो एक एक करके आप रिड्यूस करते जाएं। एक खाना वो जो है 2-4 दिन नहीं खाएं। यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ कि एलर्जी एक तो ये होता है कि फौरी जैसे ही आपने उसको खाया उसी वक्त इफ़ेक्ट हो गया, और एक एलर्जी का होती है डिलेड एलर्जी, उसको हम कहते हैं, जो अगले 4-5 घंटे में जाके जो है ना उसके असरात आते हैं। तो इसलिए वो खाना जो है आप जब उसको अपनी फूड खाने से निकाल रहे हैं, वो वाला जो फूड है जो स्पेसिफिक, आप जैसे आपने एप्पल खाया है, बनाना खाया है, इसके बाद दलिया खाया है और पीनट्स खाए हैं, तो अब सबसे पहले आप पीनट्स जो है ना उनको अपनी खुराक से निकालें और 4-5 दिन हफ्ते के लिए वो नहीं खाएं। अगर आपको एलर्जी नहीं होती तो ये मतलब ये है कि हाँ पीनट्स से ही था, तो उसको आपने अवॉइड करना है और निकाल देना है। इस तरह 1 बाय 1 आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल देंगे तो उससे आपका जो एलर्जी के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। एक चीज़ जो फाइनल कमेंट्स के तौर पे आप याद रखिएगा कि एक दफ़ा जब एलर्जी होती है तो दूसरी दफ़ा उसके जो उसी चीज़ से जब एलर्जी होती है तो उसके इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि वो रिपीट नहीं हो ताकि वो ज़्यादा होते होते एनाफाइलैक्सिस की तरफ या मुश्किल की तरफ लेके जाए। अभी मैं आता हूँ डॉक्टर उस्मान की तरफ और उनसे पूछते हैं कि फालज हो गया है किसी को, देर जो भी रीज़न है, हेमरेज हो गई है या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टरी ब्लॉक हो गई थी जिसकी वजह से फालज हो गया, एक साइड जो है वो काम करना छोड़ गई है, अब फिजियोथेरेपी में आपके पास उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास फिजियोथेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा प्रॉपर उसका गेट ट्रेनिंग करवाते हैं, मतलब इसमें सुपरविजन करते हैं सारी उसके अलावा। उसके अंदर आइसोमेट्रिक्स हमारी है, मतलब उस मसल को हमने टारगेट करना है, जो टारगेटेड मसल है उसको हमने समझ लें कि एक्टिव करना है। तो उसके लिए नंबर ऑफ़ सेशंस लगते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। अगर तो अटैक होने से फौरी बाद ही हमें वो स्टार्ट कर दिया है तो मज़ीद टाइम कम लग सकता है उसमें। एक ये है कि स्पेसिसिटी वगैरह डेवलप होने से पहले उन्होंने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया है तो उसमें टाइम कम लगेगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन, हाँ जी, लेकिन जैसे ही अगर 3 से 4 महीने के बाद आया, साल बाद आया पेशेंट हमारे पास, तो तब तक वो स्पेसिसिटी डेवलप हो चुकी होगी वहाँ पे।
मतलब कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह डेवलप हो चुके होंगे, तो उनको कम करने में हमें टाइम लगेगा फिर। ठीक ठीक। अच्छा, अब ये बताएं कि फालिज का जो पेशेंट है उसके कितने चांसेस होते हैं, कितने % ऑप्शन चांसेस हैं हमारे पास कि उसको अगर टाइमली ट्रीट किया जाए तो वो अपनी सिम्टम्स में कितने % ओवरकम कर सकता है? इसमें 80 to 90% जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। मतलब उसमें हल्का सा फिर भी थोड़ा बहुत गेट में चलने में थोड़ा फील होगा, लेकिन ये है कि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, हर टोटली अपना जो काम है उसमें इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान आरिफ बरियार, आप हमारे प्रोग्राम में आए, लाउंज में आए और आपने बहुत सारी बातें की, बड़े अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए हमें। नाज़रीन, आज हमने बात की एलर्जीज़ पे। मैंने कोशिश की सारी की सारी जो एलर्जीज़ है ना उनको जितना भी फोकस किया जाए कर सकें। तो नटशल में एलर्जीज़ का मैं यही कहूँगा कि अवॉइड दी एलर्जन। अगर आपको लगे कि इस चीज़ से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करें, ये टेक होम मैसेज है। और दूसरा, हमने सीपी चाइल्ड और इस पे फालिज पे बात की, तो उससे जो लुबे लुबाब अगर कहा जाए तो एक तो अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी अगर आपको जैसे ही पता चले तो उसकी ट्रीटमेंट को डिले नहीं करें। और दूसरा, जहन में रखें कि ये जो लंबी चीज़ें होती हैं इनके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको इन्वॉल्व करके। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो पेरेंट्स का रोल होता है, और पेरेंट्स मेरे हिसाब से तो हमेशा ही अपने रोल को अच्छे से जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट डॉक्टर इदरीस को आज के लाइफ लाउंज से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।